हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 6। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमी इज फाउंड इन। फीमेल हेट्रोगैमी इनमें से किस में पाई जाती है? ह्यूमन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, चिक के अंदर या फिर इन सभी के अंदर? तो जो फीमेल हेट्रोगैमी होती है वो केवल इनमें से चिक के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिक। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वाई मेंडल वाज नॉट रिकॉग्नाइज इन टिल 1900। तो मेंडल 1900 तक क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किए गए थे? उनकी वजह क्या थी असफल होने के? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है हिज वर्क कुड नॉट बी पब्लिश्ड, उनका वाइडली पब्लिश्ड, उनका जो कार्य था बड़े पैमाने पे पब्लिश नहीं किया गया। तो ये ऑलरेडी एक वजह थी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया गया है हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन थ्रेट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन बाई हिज कंटेम्पोरेरीज। तो उनका जो भी वर्क था बड़े पैमाने पे नहीं पब्लिश हो पाया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें ढेर सारी कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है हिज अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया बायोलॉजिकल फिनोमेना के केस में, जो कि टोटली न्यू था, अनएक्सेप्टेबल था बाकी बायोलॉजिस्ट के लिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो डी वाला सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से मेंडल का जो कार्य था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हाउ मेनी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मेंडेलिज्म इन 1900 इंडिपेंडेंटली। 1900 ईस्वी में कुल कितने वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को मिलकर डिस्कवर किया था? तो इसमें कुल 3 साइंटिस्ट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 104 है, इसमें पूछा गया है यहाँ पे मेंडेलियन रीडिस्कवर आर मेंडल किन के द्वारा रीडिस्कवर किए गए? तो डिब्रीज हॉलैंड के थे, कॉलकारेंस जर्मनी के थे, वान सेरमैक ऑस्ट्रिया के थे, या फिर ये सभी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट है। ये सभी वैज्ञानिक रीडिस्कवरी में शामिल थे। इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हु नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बिहेवियर को किसने सबसे पहले नोट किया था? वाज पैरेलल टू जीन बिहेवियर, जो बिल्कुल पैरेलल होता है जीन के। और उसके अलावा क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, और मेंडल लॉ के अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम के मूवमेंट को किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें जो पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है टी.एस. मॉर्गन ने किया था, दूसरा है हिगो डिब्रीज ने किया था, तीसरा सटन बॉवेरी ने, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है बीटल और टैटम ने किया था। तो ये ध्यान दीजिए, जो सटन एंड बावेरी है इन्होंने ही क्रोमोसोमल मूवमेंट सबसे पहले डिस्कवर किया था मेंडल लॉ के बेसिस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 है। इसमें दिया गया है द बिलो कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट्स जीन एंड क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा कॉलम है वो जो जीन और क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जीन अकर इन पेयर, जीन पेयर में होते हैं, सही है। दूसरा जो है अकर इन पेयर्स, जो क्रोमोसोम होंगे वो भी पेयर में होंगे। इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट, जिसमें से केवल एक पेयर ही गैमेट के अंदर ट्रांसफर होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ ट्रांसमिटेड टू गैमेट, इनमें से केवल एक पेयर ही गैमेट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही गैमेट में ट्रांसफर होते हैं। तो जो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा पूरा सेक्शन, ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ए वाला सेक्शन है वो इस तरह से जीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इनमें से जो कौन सा डायग्राम है जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें मियासिस फर्स्ट एनाफेज की दी गई है, यहाँ पे भी मियासिस फर्स्ट एनाफेज की भी दी गई है, और फिर सेकंड दिया गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट
जो होगा उसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं और सेकंड में ऑलरेडी वो माइटोसिस के जैसे हैप्लॉइड नंबर में ही आगे ट्रांसफ़र होते हैं। और जर्म सेल के अंदर ऑलरेडी जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सब हैप्लॉइड नंबर में ही पाए जाते हैं। तो ये जर्म सेल के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों ये डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ एंड ए एंड बी हो जाएगा। तो दोनों रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 108 है। इसमें दिया गया है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस फिगर। इस फिगर के अंदर हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए जो यहाँ पे छोटा है वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को और जो बड़ा है फिगर ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बेसिस पे इसका पहला आंसर ही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, खास करके इस यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका 109 पेडिग्री वाला। इसमें दिया गया है मेथड ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेथड होते हैं एनालिसिस के किसी भी प्रॉब्लम को, तो कौन सा है मेथड इसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कंट्रोल क्रॉस है, पेडिग्री एनालिसिस या फिर ये सभी? तो ध्यान दीजिए जो भी मेथड होते हैं इनहेरिटेंस को स्टडी करने के वो सब पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है इसमें पूछा गया है द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड कंजेनियस मेटिंग इन पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये रिलेटिव है। तो ये रिलेटिव के लिए होता है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये मेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी मेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये जो इसमें डबल बॉन्डिंग है ये मेटिंग के साथ साथ ये पहले से भी रिलेटिव थे, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो तीसरा है ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता है। और डी वाला जो ऑप्शन है ऐसा भी सिंबल पेडिग्री के अंदर यूज नहीं किया गया है। तो इसमें पहले और दूसरे में ही होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन को दिया था तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 111 में इसमें दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट मेटिंग इन विथ सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे मैच कराना है, तो सिंबल को मैच कराना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट मैच करेगा 2 से। इसके अलावा जो बी है ये मैच करेगा 1 से। और जो सी है सी अनस्पेसिफाइड 6 है तो ये 4 से मैच करेगा, जबकि ये 3 से मैच करेगा डी वाला। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ए मैच कर रहा है 2 से, सही है। बी वाला मैच कर रहा है ऑलरेडी 1 से, ये भी सही है। सी वाला 4 से मैच कर रहा है, ये भी सही है। डी वाला 2 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो डी है ये इनकरेक्ट दिया है। और डी अगर आप देखेंगे तो बाकी में 4 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे 3 रहना चाहिए था। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है इसमें जो पूछा गया है विच ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज। इसमें से कौन सा सिंबल है जो मेल चाइल्ड को अफेक्टेड शो कर रहा है? तो इसमें देखेंगे पहला जो सिंबल है ये सभी नॉर्मल हैं, दूसरे में भी सभी नॉर्मल हैं, तीसरे में भी सभी नॉर्मल हैं, यहाँ पे ये मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज इन पेडिग्री एनालिसिस। इनमें से कौन सा सिंबल पेडिग्री एनालिसिस में यूज नहीं किया जाता है? तो ये यूज किया जाएगा, ये भी यूज किया जाएगा, ये भी यूज किया जाता है, ये वाला जो सिंबल है ये यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द पेडिग्री शो द फॉलोइंग पेडिग्री शो, मतलब ये पेडिग्री क्या शो कर रही है? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें कोई भी कंडीशन में देखना है कि सबसे पहले हमें जनरेशन को देखना है कि उसमें अफेक्टेड कितने हैं।
तो यहाँ पे देखिए मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है, और इसमें भी एक फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है। और अगर पेरेंट जनरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे केवल फीमेल ही अफेक्टेड है। अब ध्यान दीजिए, मेल चाइल्ड अगर अफेक्टेड है और मेल चाइल्ड में से अगर इसकी फीमेल जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है, पर इसका जो डॉटर जनरेशन है उसमें फीमेल भी अफेक्टेड होना चाहिए था। अगर ऐसी सिचुएशन मैच कर जाती तो ये पेडिग्री जो हो जाती वो हो जाती एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री होती। लेकिन यहाँ पे फीमेल जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मैरिज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पेडिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें अगर आप इस कंडीशन में अगर आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है। फीमेल चाइल्ड में अगर आप देखेंगे तो इसकी पेरेंट जनरेशन में फादर इसके खास करके, मतलब जो फादर होंगे वो अफेक्टेड होने चाहिए थे, और उसके अलावा इसका सन अफेक्टेड होना चाहिए था। तो ऐसी भी सिचुएशन इसमें नहीं वाली कंडीशन है, तो ये पेडिग्री इसके बेसिस पे भी हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 105 है, 15 है। 15 में पूछा गया है द फॉलोइंग पेडिग्री सोज, इनमें से ये जो पेडिग्री है वो क्या शो कर रही है। तो इसमें देखेंगे तो जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगी, या रिसेसिव ट्रेट को, या एक्स लिंक्ड ट्रेट को, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मेल चाइल्ड है वो ऑलरेडी अफेक्टेड है, और यहाँ पे फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है, और इसमें ऑलरेडी देखा जाए तो इसमें मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। अब ध्यान दीजिए, मेल चाइल्ड अगर अफेक्टेड है तो इसमें इसका पेरेंट जनरेशन में खास करके जो इसकी मदर है वो अफेक्टेड होनी चाहिए, मतलब फीमेल अफेक्टेड होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। और उसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसकी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए, तो इसमें भी फीमेल अफेक्टेड होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन में हमें नो वाला आंसर मिल रहा है। तो ये रिसेसिव ट्रेट को शो करेगा। अब रिसेसिव ट्रेट में अगर हम आगे देखेंगे तो न तो इसमें इसका मतलब जो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट में मेल चाइल्ड में न तो इसमें फादर अफेक्टेड है, न ही इसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसमें फीमेल अफेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में नो वाला आंसर है। तो इसका जो पेडिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसके अलावा इसमें अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे भी अगर ध्यान देंगे तो इसमें भी ऑलरेडी फादर और मदर दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ भी पेडिग्री जो होगी वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को शो करेगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है गिव गिवन बिलो इन इज ए पेडिग्री चार्ट फैमिली विथ 5 चिल्ड्रेन। इसमें कुल 5 चिल्ड्रेन है पेडिग्री में। इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब as opposed to a free ones. The square represent the male individuals and circle the female individuals. तो इसमें जो है पेडिग्री ये क्या शो करेगी। तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये दोनों ऑलरेडी नॉर्मल हैं। इसमें मेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों नॉर्मल है, तो ये जो पेडिग्री हो जाएगी इसमें कौन सा इसका, यहाँ पे ये भी कंसीडर हमें करना है। जो अटैच्ड है ईयर लोब, ऐसी कंडीशन अगर होगी तो जो ईयर लोब होगा वो अटैच होगा, और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ईयर लोब क्या होगा, फ्री होगा। अब ये ईयर लोब क्या होता है, तो ये जो ईयर पिन्ना होता है, ये जो नीचे का भाग होता है, ये मतलब कि यहाँ पे खास करके गाल वाले हिस्से से चिपका रहेगा, मतलब उसी से अटैच रहेगा, ये प्रॉपर अलग नहीं रहेगा। ठीक है, और ये वाली जो स्थिति है इसमें ये प्रॉपर फ्री रहेगा, मतलब अलग रहता है। तो कुछ लोगों में आपने ऐसी कंडीशन देखी होगी। तो यहाँ पे इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, इसमें अगर हम देखेंगे तो वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट आर हेट्रोजाइगस नेचर। तो पेरेंट जो इनमें होंगे वो हेट्रोजाइगस नेचर के होंगे, तभी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।
तो इसमें देखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, माने इनमें कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो कंक्लूजन यही निकलेगा इसमें कि पेरेंट जो होंगे वो हेटेरोजाइगस नेचर के होंगे, तभी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है? इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 117, इसमें दिया गया है प्रेडिक्ट द फॉलोइंग चार्ट। इसमें इस चार्ट को हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें देखिए सारी कंडीशन नॉर्मल दिख रही है, केवल एक यहाँ पे मेल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो एक मेल चाइल्ड अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, बाकी सारे नॉर्मल है। तो इसमें पहली कंडीशन है कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। तो कैरेक्टर ये सभी डोमिनेंट हैं, और इसमें जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से है। तो केवल मेल चाइल्ड के अंदर है, तो ऐसा नहीं है, वाई की वजह से भी हो सकता है। अगली जो कंडीशन है कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम। तो ऐसा हो सकता है। और अगली जो कंडीशन दी गई है कैरेक्टर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। तो केवल मेल चाइल्ड के अंदर अगर कोई डिजीज दिखाई देता है, तो हो सकता है इसकी जो फीमेल है, मतलब इसमें जो मदर है वो एक्स रिसेसिव कैरेक्टर को अगर इंक्लूड करती हो, तो इसके मेल चाइल्ड में डिजीज क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 118 में, इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर द पेडिग्री शो द अकरेंस ऑफ अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म इसमें से कौन सी पेडिग्री शो कर रही है? इज ए रिसेसिव ट्रेट के साथ। इफ पर्सन 4 इज होमोजाइगस द कैरियर ऑफ द ट्रेट। तो यदि इसमें से पर्सन जो है 4 जो है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है? तो ये जो पेडिग्री है इसमें जनरली हमें कंसीडर क्या करना है, पेडिग्री शो अकरेंस अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? तो ध्यान दीजिए अल्बिनिज्म के लिए ये सिंबल यूज किया गया है। तो ये जो फीमेल चाइल्ड है, ये अल्बिनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है? तो अल्बिनिज्म को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 5 और 6। तो यहाँ पे 1, 2, 5 और 6। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अल्बिनिज्म वाली जो प्रॉब्लम होती है वो रिसेसिव की वजह से है। तो यहाँ पे जैसे ये जो यहाँ पे पहली कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पांचवी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अलावा छठवीं कंडीशन भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? तो इसमें 1, 2, 5, 6 इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें ये कंसीडर करना था कि ये पेडिग्री जो है इसमें से अल्बिनिज्म के लिए रिसेसिव ट्रेट का काम कौन सा करेगी। तो रिसेसिव ट्रेट के लिए यही जो है पहला वाला जो है, ये ऑलरेडी इसमें देखिए इसमें पहली और दूसरी कंडीशन में जैसे अगर रिसेसिव होंगे तो इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद जो पांचवी कंडीशन होगी ये रिसेसिव, और छठवीं कंडीशन रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 109 है, इसके अंदर पूछा गया है दिस इज पेडिग्री ऑफ फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अल्बिनिज्म ए। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ए के लिए। ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड फर्स्ट होमोजाइगस नॉर्मल। तो सेकंड फर्स्ट में होमोजाइगस नॉर्मल के लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी सेकंड में वो हो जाएगी। यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि जो रिसेसिव कंडीशन है ऑटोसोमल, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये हो जाएगा स्मॉल ए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसमें जो पहली जनरेशन दी गई है ये फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो हो जाएगा वो ऑलरेडी ए और ए हो जाएगा। ठीक? इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा है ये दूसरे में भी ए हो जाएगा। तो अल्बिनिज्म
और यहाँ पे ये नॉर्मल टाइप का है, तो देखिए ये नॉर्मल है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगी। और ये यहाँ पे अल्बेनिज्म को शो कर रहा है, तो ये इसका मतलब स्मॉल ए हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये कैपिटल ए हो जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहली चाइल्ड है, उसके अलावा यहाँ पे ये दूसरी चाइल्ड है, ये तीसरी है। तो यहाँ पे 3 में से केवल एक अफेक्टेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। बस हमें इतना ही सेकंड में ही केवल कंसीडर करना था, बाकी में नहीं। तो 1/3 इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 120 है। 120 के अंदर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कैटेगरी द ट्रेट इंडिकेट, इनमें से कौन सा जो कैटेगरी है वो ट्रेट क्या शो कर रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो जो पहला है ये अफेक्टेड को शो करेगा। पहले नीचे देख लेते हैं और भी कुछ दिया है। हाँ, यहाँ पे दिया गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो कंडीशन है देखिए दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहली जो स्थिति है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सभी नॉर्मल हो जाएंगे। और ये जितने भी करेक्टर हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो हम क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर के बेसिस पे इसका सही आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है पहला जो कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव नॉर्मल, तो ये तो होगा नहीं, अफेक्टेड थे इसमें। मैराइटल इम्प्रीटिंग नॉर्मल फीमेल, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर वो अगला है एक्स लिंक्ड रिसेसिव अफेक्टेड मेल, तो ऐसा भी नहीं है। और इस अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आंसर इसमें पैटर्नल इम्प्रिंटिंग अफेक्टेड फीमेल्स। तो ध्यान दीजिए अफेक्टेड फीमेल के लिए ये वाला इसमें करेक्ट मैच नहीं करेगा। तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग नॉर्मल फीमेल, इसका जो ऑप्शन सी है वो सबसे करेक्ट मैच करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैटरनल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सभी जो है, जब यहाँ पे अफेक्टेड जो फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल की केस में जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सभी क्या हो जा रहे हैं, अफेक्टेड हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर अफेक्टेड मेल के केस में देखेंगे तो जो चिल्ड्रन हैं वो अफेक्टेड नहीं हुए हैं। और ऐसी कंडीशन में यहाँ मेल जो है मेल अफेक्टेड है, और मेल अफेक्टेड होने की कंडीशन में इसके जो जनरेशन है इनमें सभी अफेक्टेड नहीं है, खास करके ये और ये वाला। ठीक, तो अगर फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल के अफेक्टेड होने के केस में सभी जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैटरनल इम्प्रिंटिंग नॉर्मल फीमेल। ठीक, तो ये इसका करेक्ट मैच होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।